डी ब्रॉगली ने जो परिकल्पना किया था कि कण यानी पार्टिकल तरंग जैसा व्यवहार करेगा और उस हालत में उसकी वेवलेंथ होगी ये h/mv। जैसा कि हम इसको पहले बता चुके हैं कि ये क्या दर्शाता है कि यह पार्टिकल है और ये क्या दर्शाता है कि यह वेव है। जब भी वेव का कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें लैम्डा का आना आवश्यक है, और जब पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो उस समय मोमेंटम का आना जरूरी है। यह इस बात को डी ब्रॉगली ने सोचा था और उसने ये परिकल्पना किया। अब हम देखते हैं कि क्या ये डी ब्रॉगली का जो संबंध है लैम्डा इक्वल टू h/mv प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली क्या वेरीफाइड हो सकता है। तो हुआ ये, और इसको हम लोग देखते हैं कि जब एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल लाइटिस पर हुआ तो इसको सत्यापित होने का प्रमाण मिल गया। अब देखिए, ये हम लोगों ने देखा था कि स्थूल रूप से कोई भी द्रव्य तरंग जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है, उसमें ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हम लोग सब एटॉमिक लेवल पर आ जाएंगे, बहुत छोटे लेवल पर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में आ जाएंगे, क्रिस्टल के लाइटिस या जिन जिन पॉइंट से मॉलिक्यूल्स हो क्रिस्टल पॉइंट्स में आ जाएंगे तो हमको कुछ दूसरा ही दिखाई देगा। तो दो एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो इलेक्ट्रॉन से जुड़े तरंग हैं उनको स्थापित करने में मदद मिली। एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये मालूम हुआ, अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन जिसको 120 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया था उसका जो वेवलेंथ आया था वो करीब 0.33 या जो भी 335 नैनोमीटर का था। तो ये वेवलेंथ किसका है? ये एक्सरे का भी वेवलेंथ यही है। तो और ये वो डिस्टेंस है कि एक क्रिस्टल में दो लाइटिस पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है। तो जब हम इस धरातल पर आते हैं, इस धरातल पर आते हैं, क्रिस्टल के धरातल पर आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के धरातल पर आते हैं कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो इनका अरेंजमेंट है, तो इसके बीच में जो दूरी है वह दूरी जो है ऐसी है कि उसके बीच में जो दूरी है वही इस लैम्डा के बराबर है, इसके आसपास है। इसलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन जो हो रहा है उससे साबित हो रहा है कि जो एक्सरे का वेवलेंथ है वो इतना आया, इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो हम लोगों ने निकाला है उसकी परिकल्पना से वो भी सही है। और इसलिए डी ब्रॉगली को 1929 में नोबेल प्राइज मिला था कि डी ब्रॉगली ने जो परिकल्पना किया, डी ब्रॉगली ने जो ये दिखाया कि सिमेट्री के कारण पार्टिकल भी वेव की तरह व्यवहार करेगा और पार्टिकल की तरह व्यवहार तो करेगा ही। तो इस पर डी ब्रॉगली को 1929 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। और इसके इस सिद्धांत से क्या हो गया, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, वो थोड़ा सा मॉडिफाइड भी हो गया और वो उसके ऊपर मोहर भी लग गई। कि हम सबको शायद मालूम है, आप लोगों को मालूम होगा कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल यहाँ है, किसी लोकेशन पर कोई पार्टिकल है, तो इसका ये लोकेशन x कहाँ है और इसका मोमेंटम p, ये दोनों हम सही एक समय पर नहीं नाप सकते हैं। कि किसी भी पार्टिकल का लोकेशन
और उसका मोमेंटम एक समय पर सही सही हम नहीं नाप सकते हैं। इसमें हमेशा कुछ निश्चितता रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, और यह अनिश्चितता डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये करीब एच कट के ऑर्डर का है। और एच कट किसके बराबर होता है? h/2 पाई, और बहुत जगह शायद h/2 भी है इसका एक्यूरेट वैल्यू। तो एच कट, इसको हम लोग कहते हैं एच कट, और यह है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ये बताता है कि किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी कण के लोकेशन और मोमेंटम को हम सही सही नहीं नाप सकते हैं। इसके नापने में कुछ अनिश्चितता होगी, और वह अनिश्चितता इस इक्वेशन द्वारा दर्शाया गया है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच कट। और ये खासतौर पर उन पार्टिकल्स के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, उसके लिए है। अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की निश्चितता है कि एग्जैक्टली हम उसको मालूम कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा पी इज 0। तो जब डेल्टा पी 0 हो गया और डेल्टा एक्स निश्चित हो गया, तो लैम्डा निश्चित होना चाहिए। तो लैम्डा भी क्या होगा? निश्चित होगा। निश्चित लैम्डा की तरंग का जो विस्तार होगा वह संपूर्ण होगा, हर तरफ होगा। इसलिए वह हर स्थान पर अपना हर स्थान पर पूरा हर जगह अपने अस्तित्व को वो दर्शाएगा। तो इसलिए स्थान निश्चित नहीं होगा पूरे हर जगह। इसलिए हम कोई नहीं कह सकते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो ये इसकी स्थिति अनिश्चित होगी। इसलिए डेल्टा एक्स का कुछ वैल्यू होगा, इसलिए अनिश्चित होगा। तो जब डेल्टा पी 0 हो जाएगा तो इसकी निश्चितता ये इनफाइनाइट हो जाएगा। शायद कहने में जैसा भी हुआ, डेल्टा पी जब 0 है तो डेल्टा एक्स इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई निश्चितता नहीं रहेगी, निश्चितता नहीं रहेगी। और यही जो है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है। और फिर सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई तरंगे हैं वो संपूर्ण आकाश में विस्तृत नहीं होती हैं, संपूर्ण आकाश में फैली नहीं होती हैं, उनका विस्तार हर जगह नहीं होता है। तो वो वेव पैकेट के रूप में होती हैं और वो निश्चित क्षेत्र में फैली रहती हैं। तब उसमें क्या होगा कि डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स इज नॉट इनफाइनाइट। डेल्टा एक्स इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि डेल्टा एक्स क्या है? निश्चित है। जब डेल्टा एक्स निश्चित है तो लिमिटेड वैल्यू, डेल्टा एक्स का वैल्यू लिमिटेड है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन में संवेग का जो मोमेंटम का विस्तार होगा वो भी क्या होगा? वो भी इनफाइनाइट होगा, अनिश्चित होगा। इसलिए हम ये देख सकते हैं या कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों के अंदर अनिश्चितता होगी और ये निश्चित नहीं होंगे। तो ये हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल है, और हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को हम डी ब्रॉगली के वेव से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि डेल्टा पी 0 हो गया, जब डेल्टा पी 0 है तो फिर क्या होगा? लैम्डा निश्चित होगा, और फिर जब डेल्टा एक्स निश्चित हो गया तो डेल्टा पी इनफाइनाइट होगा। तो एक जगह वेव हो, उसका मोमेंटम और उसका पाए जाने का विस्तार, ये दोनों का रिलेशन ऐसा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डी ब्रॉगली की परिकल्पना ने एक नया आयाम दिया और यह स्थापित किया कि हाँ, ये सही है। एक ऐसा हमारे पास अब इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको कर सकते हैं कि बहुत पार्टिकल्स का
मास, उसकी वेलोसिटी दी हुई रहेगी और आपसे कहा जाएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए, या डी ब्रॉगली वेव दिया हुआ है तो इसका मोमेंटम निकालिए। और एक जैसे इस तरह का सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। इन तीनों की जो गतिज ऊर्जा है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह सेम है, एक ही है, एक है, एक मतलब समान है। तीनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वह इक्वल है। जब तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो ये बताइए कि किसका वेवलेंथ, और ये कौन सा वेवलेंथ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ मिनिमम होगा, न्यूनतम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? तो हमको क्या मालूम है कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी और लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 2mk अंडर रूट। क्यों? कि काइनेटिक एनर्जी k इज p स्क्वायर बाई 2m, तो p कितना हो गया? अंडर रूट 2mk। तो यहां हमने रख दिया ये बात। हम देख रहे हैं क्या h कांस्टेंट है और k इज द काइनेटिक एनर्जी, और दिया हुआ ही काइनेटिक एनर्जी सबका इक्वल है। तो ये भी कांस्टेंट इक्वल, ये भी इक्वल, केवल क्या है? m इज वेरिएबल, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट m। तो उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा जिसका मास सबसे ज्यादा होगा, और उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा जिसका मास सबसे कम होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और हमको मालूम कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास प्रोटॉन का है और प्रोटॉन से ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है, इसलिए लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा का क्या होगा? वो मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब न्यूनतम होगा, इसका न्यूनतम होगा, और सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इस तरह से हम ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पार्टिकल का मोमेंटम निकाला जाना पूछा जाएगा, तो हम इसको आसानी से काइनेटिक एनर्जी से जोड़कर, या किसी इलेक्ट्रॉन को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है तो उससे भी उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालकर ऐसे प्रॉब्लम्स को हम हल कर सकते हैं। और आपकी किताब में जितने भी और problems आए, numerical problems related with this de Broglie waves and kinetic energy and wave nature of matter, ये इसको आप कर सकते हैं। और कुछ है जो नहीं आ रहा है या कुछ समस्या है तो आप उसको फिर पूछ सकते हैं।